नोबडी कैन मेक अ करेक्ट गेस ऑन दिस। बाद में हाँ ये होता है, जो राइट हो जाते हैं वो बोलते हैं देखो मैंने तो कहा था, जो गलत हो जाते हैं वो चुप हो जाते हैं, बोले यार किसको याद है मैंने क्या कहा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं किस तरह की गलतियां अक्सर कर जाते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए। 20% चांस कि मार्केट नेगेटिव क्लोज होगी एंड देयर इज अ 100% सर्टेनिटी कि मार्केट जितना नीचे जाएगी उससे थोड़ा साल में रिकवर कर ही जाए। जो इन्वेस्टर है वो पहचान कैसे करे कि ये सही वक्त है और अब मेरे को खेलने की जरूरत है, अब मुझे दाव चलने की जरूरत है। ये सांप सीढ़ी का गेम है। अचानक से आपको लगता है मैंने सीढ़ियां चढ़ ली, फिर एक बार डसता है सीधा घूम के 99 से 0 फिर से चालू करें। किन चीजों का हम मेन ध्यान रखें संजय जी जब भी कोई लैंड परचेज करें या लैंड में इन्वेस्टमेंट करें? 3 करोड़ हो जाएगा तो 50 लाख का यहाँ से प्रॉफिट, 50 लाख यहाँ से प्रॉफिट, 50 लाख यहाँ से प्रॉफिट, मिला के 1.5-2.5 करोड़ की यहाँ जमीन। सवाल ये अक्सर होता है कि अभी रुक जाऊं और नीचे आएगा सोना, क्या करें वो फ्रेंड्स? हमारी मम्मी ने कभी भाव देख के खरीदा था? आप अपनी मम्मी को याद, कभी उन्होंने भाव देख के खरीदा? उनको गोल्ड चाहिए, मतलब चाहिए। जब तक दुनिया के सेंट्रल बैंक हमारी मम्मी की तरह बिहेव करेंगे तब तक गोल्ड ऊपर जाएगा। न्यूक्लियर गिर गया तो क्या गोल्ड में SIP कर ले? जिसने 2017-18 में अयोध्या में जमीन उसके बारे में आ रहे हो, क्योंकि तब किसी को पता ही नहीं था यहाँ श्री राम मंदिर आने वाला है। क्या माने डर और लालच, ये दो बड़े कारण हैं। माइंड फ्रीज हो जाता है। कभी कभी लॉस ना लेना भी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन होता है। ये गेम आप जीत ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसका कमर्शियल आने वाला आया ही नहीं, इसका रेजिडेंशियल आने वाला आया ही नहीं। एक बहुत बड़ा नाम 1200 एकड़ का एक टाउनशिप लेके आया, एक नहीं बहुत सारे लोग हैं इंट्राडे जी। उसमें क्या 3 गोल्डन रूल्स आप बताएंगे और किस तरह से इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए? मैं 3 रूल बताऊंगा, सबको फॉलो करना होगा। ये जो जगह है ना, यहाँ कछुआ जीतेगा, खरगोश उछलता रहेगा और जीत नहीं पाएगा। एक गलती आपका सारा पैसा खत्म कर बिल्कुल सकती है। 100%। 1 करोड़ का लॉस लेके बैठा है, 20 लाख का, 50 लाख का, किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। वर्ल्ड वाइड जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है ये हर देश को डरा रही है और फिलहाल तो इसका असर भारतीय बाजार में भी दिखाई दे रहा है। भूचाल सी स्थितियां हैं। खरीदार, इन्वेस्टर्स और व्यापारी समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार काम करें तो कैसे करें, डिसीजंस लें तो कैसे लें। 13 साल में पहली बार रुपए में एक दिन में सबसे बड़ी उछाल देखी गई। सबसे सेफ एसेट समझे जाने वाले सोने की कीमतों ने भी इतना डराया हुआ है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि कब खरीदें। कोई भी भरोसेमंद बैंक अपना शटर कब गिरा देगा ये सोचकर ही मिडिल क्लास परेशान है। मार्केट का हाल देखकर EMI भरें, जमीन खरीदें, गोल्ड या शेयर में इन्वेस्ट करें, पैसा कहां लगाएं कि रोडपति नहीं करोड़पति बने। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और मेरे साथ पॉडकास्ट 19 में है मेरे खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर संजय खतूरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका मेरे शो में। थैंक यू। संजय जी, क्या हो रहा है ये मार्केट में? समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह से डील्स करें, किस तरह से व्यापार करें, किस तरह से डिसीजंस लें। कभी डॉलर नीचे, कभी डॉलर ऊपर, और अब तो आज मैं लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ी है मॉर्निंग में, 13 साल में हाईएस्ट गेन किया है रुपए ने। तो किस तरह का मार्केट है, क्या भूचाल है? देखिए भूचाल तो है। आप देखिए वॉर चालू है, वी आर इन अ वॉर जोन राइट नाउ। आप एक होता है फिजिकल वॉर जोन, एक होता है इकोनॉमिक वॉर जोन। तो अगर आप फिजिकल वॉर जोन में तो नहीं है, हम लकीली विद गॉड्स ग्रेस अभी वेस्टर्न वो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में इशू चल रहा है, बट इकोनॉमिक वॉर जोन तो है बिकॉज द पूरी वर्ल्ड जो है वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब इंडिया के पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, उनको क्रूड ऑयल मंगाना ही मंगाना है बाहर से। अगर वो चेन डिसरप्ट होती है तो उस डिसरप्शन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जो चीज डॉलर में डिनोटेड है, मतलब हमें डॉलर से खरीदनी है, अगर उसका भाव बढ़ जाए तो हमें ज्यादा डॉलर देने हैं। अब अगर हमें ज्यादा डॉलर देने हैं तो हमारे रुपए की कीमत टूटती है। तो दैट इज अनदर फैक्ट। रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट सालाना 3 से 4% कम होती ही होती है। 3 साल नहीं होगी, चौथे साल अचानक से 10% हो जाएगी। तो ये जो रिकॉर्ड है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो कोई भी एसेट क्लास इस टाइम पे जो है वो वॉलेटाइल हो चुकी है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो क्रूड हो। अब एक दिन पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि हम 3 दिन अब अटैक नहीं करेंगे। उस द मोमेंट ही अनाउंस्ड, क्रूड 15% नीचे था, गोल्ड 6% ऊपर था, सिल्वर 10% ऊपर था। आप ऐसे दौरान में अगर ये सोच रहे हो कि मैं बॉटम कैच करूं और टॉप पे बेच दूं या टॉप बेच को एक बॉटम, तो आप नहीं कर पाओगे। तो क्या इसके लिए करें? इसके लिए देखिए, पहली चीज ये है कि आप ये मान के चलिए कि एक फेज है जो पहले भी आया है। मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूं। जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो उस टाइम पे निफ्टी जो था वो अपने टॉप से 3 महीने के अंदर करीबन
20% करेक्ट हुआ था, 20%। आज ये वॉर जब से 28 फरवरी से लॉन्च हुई है, आज हम 3 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी आर डाउन बाय अराउंड अबाउट 12%। तो अभी तक तो हम उतना भी नहीं गिरे जितना रशिया यूक्रेन वॉर में गिरे। तो रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस था भी नहीं। जब यूएस आता है तो पिक्चर बड़ी हो जाती है, इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। तो अभी तक हम वहां भी नहीं गिरे हैं। हाँ, इस बार जो धोखा हुआ है वो गोल्ड की तरफ से हुआ है, क्योंकि जनरली क्या होता है, वॉर के दौरान गोल्ड बढ़ जाता है, पर गोल्ड इस बार रीजन, एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है जिस वजह से गोल्ड नहीं बढ़ा है, वो ये है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो यूएस जो है अपनी ब्याज दरें कम नहीं करता, और जब यूएस अपनी ब्याज दरें कम नहीं करता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा गोल्ड से हटा के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में डाल देते हैं, जिस वजह से गोल्ड नहीं बढ़ रहा। पर गोल्ड की स्टोरी बरकरार है। आज भी चाइना गोल्ड खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, मॉनेटरी रीसेट की तरफ लोग जाना चाहते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ गोल्ड इज स्टिल देयर, फंडामेंटल ऑफ आवर इंडियन मार्केट्स इज आल्सो स्टिल देयर। लेकिन संजय जी, हमने तो देखा पोलैंड हो, रूस हो या टर्की हो, सबने अपना उस लेवल पर गोल्ड बेचा अपने रिजर्व में से, जो आज तक नहीं बेचा था। तो क्या इसका हमारी इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट पर कुछ असर आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। सबने, देखिए, कुछ लोग गोल्ड बेचेंगे, कुछ की परेशानी है। रशिया का सबको पता है कि पीछे उनको बहुत परेशानी हुई थी, उनके एसेट्स जो है फ्रीज कर दिए गए थे। चाइना जो है कंटिन्यूअसली गोल्ड खरीद रहा है, बिकॉज चाइना जो है वो उस सिस्टम से ब्रेकआउट करना चाहता है, जो गोल्ड का डॉलर का सिस्टम है। तो चाइना वहां से ब्रेकआउट करना चाहता है। तो ये खिंचातानी चलती रहेगी। ठीक है, इंडिया ने $250 बिलियन के रिजर्व्स में से, जहां उसके पास $250 बिलियन के ट्रेजरी थी यूएस की, उसको $50 बिलियन कम करके गोल्ड खरीद लिया पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो आपको ये देखना होगा कि रुझान जो है सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड की तरफ है। जैसे ही ये वॉर थोड़ा सा स्टेबलाइज होगी, सेंट्रल बैंक्स फिर से अपनी परचेजिंग चालू कर देंगे, बाइंग चालू कर देंगे, क्रूड का प्राइस फिर से सॉफ्टन हो जाएगा। तो ये चलता ही रहेगा। मतलब हम देखे क्या होता है कि मेरे को किसी ने बोला, सर मेरे को इकोनॉमिक्स सीखने का मन है। मैंने बोला एक काम कर, तू बना 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद ले। जिस दिन तू 50,000 के शेयर्स खरीद लेगा ना, तो अपने आप इकोनॉमिक्स सीखने लग जाएगा। रोज न्यूज पढ़ेगा, आज क्या हुआ गोल्ड का, आज सिल्वर का क्या हुआ, आज क्रूड का क्या हुआ। ये ना, हम लोग ठीक है, हम विश्लेषण करते रहते हैं, बट नोबडी कैन मेक अ करेक्ट गेस ऑन दिस। बाद में हाँ ये होता है, जो राइट हो जाते हैं वो बोलते हैं देखो मैंने तो कहा था, जो गलत हो जाते हैं वो चुप हो जाते हैं, बोले यार किसको याद है मैंने क्या कहा था। बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी कहिए, अनसर्टिनिटी इस वक्त मार्केट तो में बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड लेवल पर मैं ये नहीं क्लेम करता मैं वो तारीख जानता हूं जब ये होगा या फिर ये होगा, मैं जानता था ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर ऑब्लिवियस, हमें कुछ नहीं पता होता, हम अपनी बेस्ट गेस कर रहे होते हैं। और इसीलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप फोकस करिए कि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, ऊंचाई में भी इन्वेस्ट करें, नीचे जाए तो भी इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। दैट्स इट, यही focus। संजय जी, बहुत डिटेल में भी अभी आपसे मिडिल क्लास के लिए खास तौर से मैं बात करूंगी, क्योंकि अब तक तो बहुत सेफ एसेट गोल्ड माना जाता था, लेकिन जिस तरह से कीमतें इतनी डरा रही हैं, कभी हाई हुई और अब एकदम से डाउन हुई, जो बिजनेसमैन या जो धंधा करने वाले डॉलर में अपना धंधा करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, पहली चीज ये है कि इस टाइम पे डॉलर रुपी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप इंटरनेशनल काम करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसके हेजिंग कहते हैं। तो काफ़ी ट्रेडर्स तो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं। हेज ये करते हैं कि ऐसी वो ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि डॉलर का रेट लॉक हो जाता है। तो जो फॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शंस करते हैं, फॉर्मल मार्केट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहाँ पे हेजिंग का सुविधा अवेलेबल होती है, उसकी एक कॉस्ट होती है, और हर बिजनेसमैन उस कॉस्ट को अपने बिजनेस की कॉस्ट मानता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। बट अगर आप फॉर्मली हेजिंग नहीं करते तो आप अपनी कॉस्ट को डॉलर के पीक पे पकड़िए कि भाई आज समझो डॉलर 97 रुपए या 96 रुपए सबसे ऊपर गया, तो आप मानिए कि जब भी मैं कुछ खरीदूंगा तो मेरे को 96 रुपए में खरीदना पड़ेगा, और जब भी मैं डॉलर में बेचूंगा तो मुझे 93 रुपए ही मिलेंगे या 92 रुपए जो अभी चल रहा है वो मिलेगा। तो जब आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो या तो वो काम करना वायबल होगा या वो काम करना नॉन वायबल होगा। अगर तो वो काम करना नॉन वायबल है इस इक्वेशन में, तो कृपया करके वो वाला ट्रांजैक्शन मत करिए। कभी कभी काम ना करना ना, लॉस जो है वो क्या कहते हैं, जीरो जो है ना वो माइनस से ज्यादा होता है। तो कभी कभी लॉस ना लेना भी अपने आप में एक प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन अभी आपको लगता है जो मार्केट का हाल है, अगर मैं एसआईपी की बात करूं, तो ये सेफ टाइम है क्या इन्वेस्ट करें? बिल्कुल, देखिए अगेन अगर आपका होराइजन लंबा है, 5-7 साल से ऊपर है, तो ये तो बढ़िया टाइम है ना, इसी टाइम पे तो खरीदना चाहिए। अभी देखिए 2020 में गिरा, लोगों ने बोला अरे कोविड आ गया, सब खत्म हो जाएगा, सब लोग मरी जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट भाग गई। फिर 2022 का युद्ध आ गया, अरे नहीं नहीं अभी देख रशिया ये हो जाएगा, रशिया तो यूक्रेन उस पर न्यूक्लियर मार देगा, ये कर देगा वो कर देगा।
20% मार्केट नहीं, किसी ने नहीं खरीदा, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। फिर जो अभी 2004 का 24 का करेक्शन हुआ, अरे सब खत्म हो जाएगा, तू देख ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ट्रम्प का टैरिफ आ गया, एक ही दिन में 7% 6% मार्केट गिर गई, नहीं देखो सब खत्म हो जाएगा, तब भी किसी ने नहीं खरीदा। तो ये चलता रहता है मार्केट। आप 1970-80 से लेके जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स चालू हुआ है से लेके आज तक 46 साल हो गए, 46 ईयर्स। मैं आपको मजेदार डेटा देता हूँ। इन 46 सालों में मार्केट एक साल में जनवरी टू दिसंबर में आपको क्या लगता है कितनी बार नेगेटिव बंद हुई है? मैं तो नहीं बता सकती। 11 बार। ओनली 11 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 46 ईयर्स स्टॉक मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है। Oh God. बाकी 35 टाइम्स इट वाज पॉजिटिव। तो जब आप लंबे होराइजन में चीजों को देखते हैं, अगर मैं निफ्टी की बात करूं फ्रॉम ईयर 2020 से 25, इन 26 सालों में मात्र 6 साल जो है निफ्टी नेगेटिव बंद हुई है, 20 साल पॉजिटिव बंद हुई है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, इन सारे 26 सालों में या इन सारे 46 ईयर्स में, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भी बॉटम पॉइंट था उस साल का, उससे ऊपर ही मार्केट बंद हुई है। जितना नीचे गई, सो फॉर एग्जांपल 2008 वाज द वर्स्ट फॉल हमारे नोटेड हिस्ट्री में। उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो करीबन 59% नीचे चला गया था। पर जब बंद हुआ ना तो 6% ऊपर बंद हुआ, 53% नीचे बंद हुआ, मतलब 6% रिकवर कर गया। बंद तो नेगेटिव ही हुआ पर बॉटम से ऊपर क्लोज हुआ है। तो यानी कि बड़ी सिंपल बात है, देयर इज अ 20% चांस कि मार्केट नेगेटिव क्लोज होगी एंड देयर इज अ 100% सर्टेनिटी कि मार्केट जितना नीचे जाएगी उससे थोड़ा साल में रिकवर कर ही जाएगी। अगर इस अप्रैल महीने की हम बात करें, क्योंकि अभी तो ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है, कौन से वो शेयर हैं जिन्हें आप सेफेस्ट मानते हैं और इन्वेस्टर्स को एडवाइस करेंगे कि भाई ये शेयर पकड़ लें? हम कभी शेयर्स को सेफ मानते ही नहीं है, ना हम शेयर्स रेकमेंड करते हैं। अगर आपका 1 महीने का होराइजन है तो आपको एफडी के अलावा कुछ करना ही नहीं है जीवन में। एफडी कर लो या जो भी 30 दिन की एफडी करके रख लो। देखिए, यही हम मिस्टेक करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से ग्रैब करें। शेयर ना आपके हाथ में नहीं है, बिजनेस आपके हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस में हैं, बहुत सालों से हैं। आपको लगता है यार अब ये अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इस अपॉर्चुनिटी में ये वाली चीज इवैल्यूएट कर सकता हूं, मेरे पास सप्लायर भी है, मेरे पास बायर भी है और मेरे को फायदा भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 में लोगों ने वो बेचना चालू कर दिया, पीपीई किट बेचना चालू कर दिया, हैंड सैनिटाइजर बेचना चालू कर दिया, ठीक है। बट वो क्योंकि इतने सालों से बिजनेस में थे, उनको अक्ल आ गई कि चलो यार फटाफट चेंज कर लेते हैं, हमारे पास फैक्ट्री की जगह पड़ी है, हम यहाँ असेंबल कर लेते हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप स्टॉक मार्केट में सेम अपॉर्चुनिटी नहीं खेल सकते, बिल्कुल नहीं खेल सकते। किसी को पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। अगर मैं आज आपको बोल दूं ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा और लोग खरीद लें और उसके बाद ना जाए तो सोचिए, उन्होंने क्या था, हार्ड अर्न मनी। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है फिर उधार लेके स्टॉक पे डालने लग जाते हैं, हाँ जी। वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल किसी को ये बात नहीं कहता कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या करना है। मैं सिर्फ एक ही चीज प्रमोट करता हूं, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो लॉन्ग टर्म में आप कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश करने की लोगों को राय देते हैं? देखिए, सेक्टर वाइज अगर हम चले तो देश की वृद्धि में कौन से सेक्टर्स का सबसे ज्यादा योगदान होगा? बैंकिंग का तो डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर बैंकिंग ही नहीं होगी तो देश डेवलप कैसे होगा आगे? तो बैंकिंग डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर बनेगा। और डिफेंस एक अच्छा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा सेक्टर है, हेल्थ केयर एक अच्छा सेक्टर है। तो ये 3-4 अच्छे सेक्टर है। बट अगेन मैं एक और हिदायत दूंगा, आप कभी भी सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग मत करिए। तो कैसे करें? आप करिए मल्टी एसेट या मल्टी कैपिटलाइजेशन बेस्ड इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर आप सेक्टर बेस्ड करते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, कोई सेक्टर है जिसने 2 साल अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप म्यूचुअल फंड देखने जाओगे ना तो आप देखोगे कि यार ये देखो, ये डिफेंस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यानी पिछले 2 साल में अच्छा परफॉर्म किया। अब आप खरीदोगे, वो पता चला जो सेक्टर है वो नीचे जाने लग गया। अब वो 5 साल तक सेक्टर नीचे रहा, फिर अचानक से ऊपर आया। तो ये सब है ना, हम गेस नहीं कर सकते। मैं इन्वेस्टर्स को कहता हूं, टेक द गेस वर्क आउट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, धंधा कर रहे हो, धंधा करो, आप वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करो। आप इधर बस क्या करो, लंबे समय के लिए अलग अलग कैपिटलाइजेशन बेस्ड कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें निवेश कर दो बस। और वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करो, ताकि वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा है, वो ध्यान रख लेगा ये सब चीजों का। नए निवेशकों के लिए, यानी कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कहाँ मार्केट में केयरफुल रहने की ज़रूरत है? क्योंकि अब खुद ही देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और एक तरह से उतार चढ़ाव हम बाजार में देख रहे हैं, तो वो क्या सावधानियां बरतें? देखिए, नया निवेशक पहले तो टिप पे विश्वास ना करे। ये लोगों को आदत हो गई है कि किसी दोस्त से पूछ लिया कौन सी कंपनी में पैसा डाल दूं, या किसी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे सुन लिया। हमने न्यूज़ चैनल्स की भी सिचुएशन देखी कि काफ़ी केसेस में फ्रंट रनिंग के केसेस आए हैं, जहाँ पे
एंकर्स ने या फिर जो भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने खुद कंपनियों में खरीद लिए, अपने रिश्तेदारों को दिलवा दी और फिर आके बोल रहे। तो आप देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कि कोई भी ये गेस नहीं कर सकता कि कौन सा शेयर में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना। बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, फंड मैनेजर्स बैठे होते हैं, उनका रोज का काम होता है, वो भी गलती करते हैं, वो भी गलती करते हैं। तो आप तो छोटे रिटेल निवेशक है। मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ, किसी ने देखा जी किसी दिन सुबह 7 बजे एक चाय की चुस्की लेते हुए कि भाई ये वाली कंपनी खरीद लो। ठीक है, आपने सुन के खरीद ली, अब बेचना कब है पता ही नहीं आपको, पता ही नहीं है। अब अचानक से अगले दिन 20% वो नीचे लग गया, अब आपको पता है बेचना है कि नहीं बेचना। अच्छा मेरे को आप वो छोड़ो, ये बता दो कि वो कंपनी करती क्या है, पता है आपको? उसका रेवेन्यू कितना है पता है? कितनी ग्रोथ है, कितना एबिटा है, कितना कैश फ्लो है, कितना पैट रेशियो है, ये सब तो पता नहीं है। पता होना भी नहीं चाहिए, आपका काम नहीं है। पर क्या है जी कि हम जब सब्जी खरीदने जाएंगे तो हम 10 रुपए के आलू के लिए, 20 रुपए के प्याज के लिए पूरा लड़ लेंगे। यहां किसी बंदे ने बोल दिया जिसको हम जानते भी नहीं है, उसने बोला जी ले लो, तो लाख रुपए के आपने शेयर उठा के ले लिया उस कंपनी। तो फिर क्या लगता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं किस तरह की गलतियां अक्सर कर जाते हैं एक तो जिससे उन्हें बचना टिप पे चाहिए? निवेश करते हैं, एक ये चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। टिप पे निवेश मत करिए। मैं आपको अपने आपके सौजन्य से सारे जो भी आपको सुन रहे हैं एक ही बात बोलूंगा, स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कीजिए। ये गेम आप जीत ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। कोई खरीद के रख लोगे वो चलेगा नहीं। अच्छा इसमें क्या होता है कि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, वो 110 हो गया, आप फटाफट बेच दोगे, अरे देख 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। दूसरा 100 रुपए का शेयर खरीदा, वो 50 रुपए हो गया, तो आप होल्ड करोगे, नहीं नहीं ये जब 100 रुपए आएगा तब मैं बेचूंगा। तो ये सब छोड़ दो, शांति से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करो, एसआईपी में एसआईपी यूज करके करो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंट्राडे की अगर मैं यहाँ बात करूं इंट्राडे जी, उसमें क्या 3 गोल्डन रूल्स आप बताएंगे और किस तरह से इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए? मैं 3 रूल बताऊंगा, सबको फॉलो करना होगा। हम्म, इंट्राडे मत करना, मत करना, मत करना, क्योंकि 94% लोग लॉस कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि पहले दिन आप इंट्राडे स्टार्ट करोगे, आप 6% में आ जाओगे? जो इतने सालों से इंट्राडे कर रहे हैं उनमें से 100 में से 94 लोग लॉस कर रहे हैं। 6 में से एक आदमी 1 लाख रुपए साल का बना पा रहा है। मैं बार बार यही बोलूंगा, आपको भी ऐसा लगेगा यार ये हर चीज के लिए मना कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ऐसे समझो कि पहले मेडिकल डॉक्टर बनने से पहले आपको 5 साल पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद कहीं आप इंटर्नशिप करते हो, फिर आप लगे रहते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगते हो, प्राइवेट स्टार्ट करते हो, फिर कहीं जाके आप ऑपरेशन कर पाते हो। हाँ, तो मेडिकल में तो आप 10-15 साल 20 साल तैयार हो देने को। हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में आदमी को अगले दिन प्रॉफिट चाहिए। तो या तो आप 2-3 साल पूरा लगाने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, रिस्क मैनेजमेंट सीखने को तैयार हो, तो उस बिजनेस में आओ, नहीं तो बाय बाय कर दो, शांति से इन्वेस्ट करो। इंट्राडे में तो हम कह सकते हैं कि सुबह के बाद शाम को ही आदमी प्रॉफिट लेने के लिए तैयार बैठा होता है। ना अगले मिनट उसको चाहिए कि मैं घुसूं और मेरा वो ग्रीन हो जाए और मैं बाहर निकल जाऊं। ऐसे होता नहीं है, सब विशफुल थिंकिंग है। क्या आपको लगता है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जानबूझ के मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट सारे इन्वेस्टर्स से बहुत बड़ी है। अब इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर का कितना नेटवर्थ था आप बताइए? राकेश झुनझुनवाला जी का क्या नेटवर्थ था? $3 बिलियन। $3 बिलियन की एक स्मॉल कैप कंपनी होती है। हमारे देश में 2500-3000 कंपनीज लिस्टेड हैं। कोई किसी एक सिंगल निवेशक की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो क्या जो छोटा निवेशक होता है, जो हमारा छोटा इन्वेस्टर होता है, उसके फंसने की यस, संभावनाएं ये ज्यादा पूरा होती हैं? चक्रव्यूह है ही फंसाने के लिए। पर मार्केट्स में अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हो तो ये मार्केट आपको देने के लिए बैठी है पैसा, पर आप इसको लूटने जाओगे ना तो ये आपको लूट लेगी। तो आप इसको लूटने मत जाओ ना भाई। आप कोई आपके पास एक मुर्गी है जो सोने का अंडा देती, तो क्यों काट रहे हो उसको? आराम से खाते रहो उसमें से। लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों को चाहिए कि सारा पैसा मैं स्टॉक मार्केट से बना लूं, मैं अपने जॉब पे अपने काम पे फोकस ना करूं। क्यों भाई? आपका काम है काम करना, आपको काम करो। आपको किसने बोला रोज जाके सुबह बैठ जाओ 9:15 बजे? ये आपका काम ही नहीं है भाई। यानी कि न्यूज़ देखकर न्यूज तो डिसीजंस देखनी ना ही नहीं लें। चाहिए, न्यूज तो देखनी ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, यूएस में एक रिसर्च हुई, ठीक है जी, कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने कमाए? आंसर निकला नर्सेज ने कमाए। अब मैडम नर्स को क्या फाइनेंस की नॉलेज है? मजेदार बात यह थी कि नर्स रात को काम करती थी, सुबह सो जाती थी, तो उनको न्यूज देखने को टाइम नहीं था। तो 40 साल वो काम करती रही, उनका पैसा जमा होता गया और धीरे धीरे वो पैसा इतना ग्रो हो गया कि उनके रिटर्न सारे फंड मैनेजर से बेटर थे। मैडम ये जो जगह है ना, यहाँ कछुआ जीतेगा, खरगोश उछलता रहेगा,
पर जीत नहीं पाएगा। लेकिन संजय जी, जो इन्वेस्टर है वो पहचान कैसे करे कि ये सही वक्त है और अब मेरे को खेलने की जरूरत है, अब मुझे दाव चलने की जरूरत मैम, है? वक्त कभी सही नहीं होता, आपको वक्त निकालना पड़ता है मार्केट्स में। वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। वापस बोलता हूं, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। मार्केट में समय निकालिए। एक मार्केट का साइकिल ऊपर से नीचे से वापस ऊपर जाने में 7 से 8 साल लगता है। 7-8 साल दीजिए मार्केट को। ये मार्केट हमारे यहां, हम तो लॉन्ग टर्म जब बोलते हैं तो हमारे यहां लोग सोचते हैं 3 साल। यूएस में लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है 15 साल। अगर आप किसी वहां के वेल्थ मैनेजर के पास चले जाओ ना कि मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, तो बोलते हैं 15 साल। और यहां तो हमारे जितने म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेंट्स हैं वो 1.5-2 साल में बार बार बाय बाय हो रहे हैं। बोले यार हाँ, डाला तो था पैसा, कुछ बना नहीं 2 साल में। अरे 2 साल में बनता ही नहीं है पैसा भाई, बनेगा आराम से 7-8 साल बाद बना। फिर जब वो बनेगा और वो कंपाउंड होगा तब तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कितना तेजी से बढ़ गया, पर तब तक आप इंतजार ही नहीं करने को तैयार हो। तो क्या फिर हमें ये भी समझने की यहाँ पर संजय जी ज़रूरत है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ हमें पैसा लगाना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, कहाँ व्यक्ति इन्वेस्ट करे? कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप सेफेस्ट मानते हैं कि भाई तू एसआईपी तो मत खरीद, तू शेयर्स में तो मत डाल, लेकिन ये सेक्टर्स हैं, अगर तुझे 2-3 साल में मुनाफा चाहिए तो इन सेक्टर्स में डाल दे। 2-3 साल में मुनाफा चाहिए, मत आओ कहीं, कुछ भी मत करो। ना गोल्ड खरीदो, ना रियल एस्टेट खरीदो, ना आप स्टॉक्स खरीदो, ना आप म्यूचुअल फंड खरीदो। 2-3 साल में एफडी करो। लोगों की आदत खराब हो गई है 2020 के बाद। उनको लगता है हर चीज 2 साल में डबल होगी, 3 साल में डबल लेकिन होगी। एफडी में भी कुछ बड़ा नहीं होता है लोगों के साथ। 7-8% तो मिल गया ना आपको 2 साल में। अब आप मुझे बताइए, सितंबर 27 2024 को किसी ने मार्केट में पैसा डाला, आज 1.5 साल निकल गया, वो पैसा 100 था, आज 80 रह गया। अब उसको उस पैसे की जरूरत है, क्या करेगा? 80 रुपए ही निकाल पाएगा ना, 100 तो नहीं निकाल पाएगा। जो मूल था वो भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत 1.5 साल में थी। अब उसने तो सोचा, उसने तो सबसे तेजी में डाला पैसा, अरे देखो रोज बढ़ रहा है, आज भी बढ़ा है, कल भी बढ़ा है, चलो जी डाल देते हैं। उस दिन से उसका बैड लक चालू हो गया। मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं मैम। पहला इन्वेस्टर होता है डिसिप्लिन, दूसरा इन्वेस्टर होता है लक्की, और तीसरा इन्वेस्टर होता है अनलक्की। ठीक है, डिसिप्लिन वो होता है जो लंबे समय तक चलता है, हमारे जैसा। 2015-14 8 से एसआईपी कर रहे हैं, 14-15 से अपनी एसआईपी बढ़ाई, 14-15 से लेके 2020 तक जीरो रिजल्ट था मैम, जीरो रिजल्ट। हिम्मत नहीं होती लोगों की कंटिन्यू करने के बाद। फिर डिसिप्लिन थे इसलिए लक्की में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद की रैली मिल गई। फिर था एक लक्की इन्वेस्टर जो आया ही 2020 में, वो उसका नसीब था। हम उसमें कुछ, भगवान अभी किसी पे कृपा करेगा तो हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, वो उसका नसीब था। तो उसने वो बुल रन खा ली 2020 से लेकर 2024 की। फिर आया एक अनलक्की इन्वेस्टर जो घुसा ही 2024 में। अब वो परेशान है यार, बोलते मेरे को तो बोला गया था 2020 में कि यार 4 साल में पैसा डबल हो जाता है, 5 साल में 4 साल में 3 गुना हो जाता है, यहां तो मेरा 1.5 साल में पैसा 20% नीचे हो गया। तो मैम, यू हैव अ चॉइस। आप डिसिप्लिन होना चाहते हो, लक्की आप, मुझे पता नहीं, अब लक्की और अनलक्की जो है वो भगवान के हाथ में है, वो आप उनके साथ नेगोशिएट कर लो भगवान के साथ, वो मेरे को नहीं पता। बट डिसिप्लिन अगर आप रहोगे तो आप लंबे समय में वेल्थ बना लेकिन क्या लगता है संजय जी, एक गलती आपका सारा पैसा खत्म कर बिल्कुल सकती है? 100%। 100%। एफएनओ में देखिए ना, हमारा भी एक बूट कैंप था, मैं, मेरी टीम भी यहाँ बैठा हुआ मेंबर, और वहाँ हमने पूछा सबसे कि आप लोगों ने कितना लॉस किया है। कोई 70 लाख का लॉस लेके बैठा है, कोई 30 लाख का लॉस लेके बैठा है, कोई 1 करोड़ का लॉस लेके बैठा है, कोई 20 लाख का, कोई 50,000 का। किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की, पता है डांट पड़ जाएगी। तो क्या माने, डर और लालच, ये लालच है दो बस। बड़े मेंटल कारण हैं। माइंड फ्रीज हो जाता है मैडम। जब आपका पैसा आप देख रहे हो तो 20 लाख नीचे हो गया हो, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे आप समझ नहीं पाते आपके साथ हो क्या गया है। आपने तो सोचा था मैं तो यहाँ क्विक मनी बनाने आया और मेरा तो 20 लाख रुपए नीचे चला गया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न कितना ज्यादा कमाते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना कम गिरते हो। अगर आप अपने गिरावट को बचा लो तो आप जल्दी उठ के वापस आ जाओगे। अब समझिए, कोई व्यक्ति 5वें फ्लोर से 4थे फ्लोर पे गिरा और कोई व्यक्ति 5वें फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे गिरा, तो कौन जल्दी वापस 5वें फ्लोर पे पहुंचेगा? तो 4थे फ्लोर पे गिरा है। बिल्कुल। तो हम क्या है, हम निवेशक जब बनते हैं ना तो हम ये सोचते हैं यार सबसे ज्यादा रिस्की एसेट्स, पेनी स्टॉक्स, क्रिप्टो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप छोड़ो ना, क्या जरूरत है यार, एफडी तो बेकार इंस्ट्रूमेंट है, हम ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है।
फिर जी गिरावट आती है तो हम 5वें माले से सीधा दूसरे माले पे आ जाते हैं। फिर सोचते हैं यार दूसरे पे आ गया, 5वें पे जाएंगे कैसे यार, बहुत थकावट हो जाएगी। फिर 5वें से ऊपर भी तो चढ़ना है क्योंकि आए 5वें पे थे। तो ये सब आप करते रहोगे, आपकी जिंदगी निकल जाएगी। 20 साल में आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आप टाइम पास करोगे। फिर आप आके अपने बच्चों को बोलोगे बेटा मार्केट मत करना, मार्केट तो जुआ है, मार्केट तो सट्टा है, यहाँ जो आया किसी को पैसे नहीं बनते हैं। अरे आप पैसे बनाने आए नहीं थे, आप तो मस्ती करने आए थे। मैं बता तो रहा हूं पैसे कैसे बनेंगे। लंबे समय तक रहो, 7 साल से नीचे का समय मत लो, 7 साल के ऊपर का समय लो, देखो आपको पैसे बनते हैं, क्यों नहीं बनेंगे। तो आपको लगता है जो लोग 5,000 रुपए लगाते हैं उससे वो लाखों कमा सकते हैं, या ये सिर्फ मिथ है? बिल्कुल कमा सकते हैं, समय देना पड़ेगा। मैडम बचपन में हमने कंपाउंडिंग का एक फॉर्मूला सीखा था, A=P मल्टीप्लाइड बाय 1+R⁴n। कंपाउंडिंग 3 चीजों पर निर्भर करती है, आप कितना निवेश करते हो, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, और आप कितने समय के लिए निवेश करते हो। ठीक है, अब कितना रिटर्न्स कमाता है ये किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। आप कितना पैसा डालते हो, कितने समय के लिए डालते हो, ये आपके हाथ में। अब जितना ज्यादा समय के लिए डालोगे उतना कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगी क्योंकि वो पावर में है, और जितना ज्यादा डालोगे वो भी आपको बेनिफिट करेगा। अब आप ज्यादा नहीं डाल पाओगे तो आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा डाल पाओगे तो समय कम देना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, मैथमेटिक्स इज योर्स। बस उसे समझने की जरूरत है। आप बचपन में फॉर्मूला सीख तो गए, समझ नहीं पाए, टीचर ने सिखा दिया, आपने जाके एग्जाम में लिख भी दिया, समझो तो सही फॉर्मूला को। तो क्या यही वजह 90% लोग नुकसान उठा के बाहर निकलते हैं? 95% लोग नुकसान लेंगे, और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद भी 95% लोग ही लॉस लेंगे, क्योंकि मैं 300 से ज्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूं, और हर पॉडकास्ट करने के बाद मेरे को 10 नए केस आ जाते हैं कि सर ये हमारे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा भी ऐसे ही हुआ, मेरा भी वैसे ही हुआ। क्योंकि हम में से कोई ये बात नहीं समझ रहा है कि आपको गिरना कम है। वॉरेन बफेट बोलते बोलते थक जाते हैं, पर वो कहते हैं कि फर्स्ट रूल ऑफ मनी इज डोंट लूज योर मनी, सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब एक आदमी इतना बड़ा वेल्थ मैनेजर, दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट से बनाई है तो एक ही आदमी ने बनाई है, वॉरेन बफेट। $350 बिलियन कैश पे बैठे हुए हैं, 350 बिलियन। कुछ देशों की मिला के जीडीपी इतनी नहीं होती जितना उनके पास कैश पे पड़ा है, सीरियसली। ठीक है, वो आदमी कह रहा है नुकसान मत करो, और इस बात को भूलो मत कि नुकसान नहीं करना है। और हमारे यहाँ चले आए 5,000 रुपए का कैपिटल लेके, 10,000 रुपए का कैपिटल लेके, बोले यार वो वॉरेन बफेट तो पागल है, गधा है, बुड्ढा है, सनकी है, उसको आता क्या है, हम करेंगे जो करेंगे। देखो उसको आज का ट्रेंड ही नहीं पता उसको नहीं पता, वो तो जेनजी है ही नहीं, वो तुमसे ज्यादा पढ़ता है भाई, वो आज भी दिन में 3 घंटा पढ़ता है, और फिर $350 बिलियन के साथ बैठा हुआ है। तुम 350 रुपए लेके आते हो और सोचते हो तुम सबको बीट करके चले जाओगे। नुकसान के बाद रिकवरी पॉसिबल है, या रिकवरी करना ही पहले ना बेवकूफी रिकवरी है? यहाँ की करो, अगर यहाँ की रिकवरी करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, रिवेंज इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना कि मैंने तो इधर से ही खोया, इधर ही से ही लेके जाऊंगा। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने पुणे से इंजीनियरिंग करी, 15,000 रुपए की जॉब लगी, बहुत पुरानी बात है, और उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, जुआ ना कभी कभी शुरुआत में वो लक्की अनलक्की वाला हिसाब है, क्योंकि यहाँ तो डिसिप्लिन काम नहीं आ रहा। तो लक्की था, शुरू में पैसा बन गया, उसको लगा यार अपुनिज भगवान है, ये तो देखो पैसा लगा है महीने का 6% 7%। उसने अपने दोस्तों को बोला कि भाई देख ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तुम एक काम करो, मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हारे को 2% पर मंथ या 3% पर मंथ दे दिया करूंगा, तुम चिंता मत करो। उसने लिया पैसा। अब लक्की से अनलक्की हो गया, पैसा सारा डूब गया, उस पर हो गया 15-20 लाख का उधार। ठीक है, आगे सारे दोस्त चप्पल लेके कि तूने तो पिटवा दिया। तो उसने एक चीज जो अच्छी करी, उसने पूरी ट्रेडिंग को कर दिया बंद, एकदम बंद कर दिया, सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए, सब बंद कर दिया, और सबको कहा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, थोड़ा टाइम दे दो। उसने अपनी स्किल्स पे काम किया, मेहनत करी, इनकम को बढ़ाया, साइड इनकम चालू करी, पैसा जमा किया, और 6 से 7 साल में सबके पैसे वापस कर दिए। वो ट्रेडिंग में वापस नहीं आया। फिर बाय चांस उसको ऑस्ट्रेलिया में जॉब लगा, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ, वहाँ पे उसने डॉलर में कमाई चालू करी, अच्छा खासा कॉर्पस बनाया, सब कुछ सेट किया, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेट किया, रियल एस्टेट खरीद लिया, जो कर रहा था कर लिया। उसके बाद उसके पास 10 लाख रुपए फालतू बचा था, उससे उसने ट्रेडिंग करी। आफ्टर 15 years ही गॉट बैक टू ट्रेडिंग, और वो भी सीखने के बाद। हाँ, और वो भी सीखने का, मैं स्टूडेंट, तो 10-15 साल सीखने के बाद उसने 10 लाख रुपए। और बोला संजय सर ये 10 लाख जीरो होगा ना, मेरा ही है, मेरा ही पैसा है, और बाकी सब मैं मैनेज कर चुका हूं, 1 रुपए उधार नहीं है अपने ऊपर। ये 10 लाख जीरो होगा तो वैसे कोई आफत नहीं है, पर आपसे सीख ही इसलिए रहा हूं कि 10 लाख जीरो नहीं होना चाहिए। सो पॉइंट इज कि जब भी आप सोचेंगे ना कि मैंने मार्केट को दिया तो मैं मार्केट से लूंगा, मार्केट वापस नहीं करती।
स्टूडेंट की तरह से बिहेव करना पड़ेगा। हाँ, आपको लर्निंग लेनी पड़ती है और कभी कभी अपने आप को उस मार्केट से दूर करना पड़ता है। हो सकता है आप बने ही नहीं हो इसके लिए। तो मैं बता रहा हूं, भारतवर्ष में जो लोगों का इमोशनल कंट्रोल है, जो लेवल है, वो ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। आप विचलित हो जाओगे जल्दी, आप लर्निंग्स नहीं लोगे, आप लॉस नहीं काट पाओगे। आपका हाथ कट रहा होगा तो आप अपना पूरा बॉडी डाल दोगे काटने के लिए। उल्टा होता है कि आपकी हाथ कट रहा हो तो उंगली काट के बाहर आना होता है कि हाथ कटने जा रहा है, छोड़ छोड़ बस उंगली कटवा के आ जाते हैं। और आप क्या सोचते हो, हाथ भी कट जाए, बॉडी भी कट जाए, सर भी कट जाए, तब भी नहीं समझते। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज एक स्वीप आएगा, आप 10 साल 15 साल लाइफ में पीछे हो जाओगे। ये सांप सीढ़ी का गेम है। अचानक से आपको लगता है मैंने सीढ़ियां चढ़ ली, फिर एक बार डसता है सीधा घूम के 99 से 0 फिर से चालू करोगे। तो ये टेंडेंसी है हम हमारे भारतीयों की। टाइम, यस, ये हमारा इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो पहले सीखो। जैसे मैंने कहा मेडिकल में 5 साल लगता है ना, आप देते हो ना 5 साल, तो इधर क्यों नहीं देते? इधर भी तो 5 साल मत दो, 1 साल तो देके देखो। मैडम एक स्ट्रैटेजी पे एक आदमी 10 दिन तो टिकता नहीं है, कैसे वो ट्रेडिंग में सीखेगा, 1 साल सबसे बड़ी सीखेगा? बात। एक स्ट्रैटेजी उसकी 10 दिन नहीं चली तो दूसरी यूट्यूब वीडियो देखता है, बोले यार संजय सर वाली नहीं चली, अब देखें किसकी देखते हैं, चलो यार इस बंदे की देखते हैं, हाँ अच्छी लग रही है, चलो इसको ट्राई करते हैं। वो 10 दिन नहीं चली, यार ये भी फालतू आदमी है, तीसरे की देखते हैं, अरे ये भी फालतू आदमी है। अरे आप डेटिंग कर रहे हो क्या? क्या मतलब बम्बल टिंडर पे बैठे हो कि मैच मेकिंग चल रही है आपकी, यहाँ पे लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहे हो? यू आर इन फॉर सम सीरियस बिजनेस। इट्स ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। उसको बिजनेस की तरह, वो नौकरी नहीं है कि लीनियर आपको पैसे कमा के देगी, या एफडी नहीं है कि लीनियर पैसे कमा के देगी। और मजेदार बात बताऊं मैम कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं, 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, सेबी का डेटा है। उस 7% में भी मात्र 1-2% ऐसे लोग हैं जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं। सिर्फ 1 या 2% लोग हैं जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हैं। यानी कि वो व्यक्ति इतना सर्कस करने के बाद, अपने ऊपर इतना प्रताड़ना करने के बाद, इतना सरदर्द लेने के बाद एफडी को भी नहीं बीट कर पा रहा है। तो यार इससे अच्छा तो वो 10 लाख रुपए एफडी में डाल दे, 60% दे तो देगी तेरे को बिना टेंशन के, तू बाकी कुछ और काम पे लग। सो माइंड स्पेस को हमारी यहां वैल्यू ही नहीं है कि मेरा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, इमोशनल स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। कितने लोग हैं मैम हमारे को फोन करके बताते हैं कि यार 3:30 बजे तक ट्रेडिंग कर रहे थे, पोजीशन नेगेटिव हो गई, 10 लाख का लॉस हो गया, अब घर से रूम से बाहर निकले, वाइफ के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे, बच्चों के साथ ठीक से नहीं बात कर रहे, चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, पैसे को लेकर तंगी हो रही है, जैसे ही घर वालों को पता चलता है लॉस हुआ है तो उस पर टूट पड़ते हैं। तो इतना इमोशनल डैमेज क्यों ले रहे हो भाई? सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, स्टे अवे। या सीखो, स्टूडेंट की तरह सीखो, प्रोफेशन की तरह लो जिसमें टाइम लगेगा, या अगर आप ये ओवरनाइट खेला खेलने आए हो तो आप नहीं जीतने वाले। गोल्ड की बात कर लेते हैं, हर दिल अजीज, खासकर हम भारतीयों के लिए। इसमें क्या चल रहा है? कभी इतना हाई अचानक से नहीं देखा, और उतने हाई के बाद संजय जी इतना डाउनफॉल नहीं देखा। ये क्यों है मार्केट में? क्योंकि इससे तो जो एक आम खरीदार भी है ना, वो भी परेशान है। पहले तो मुझे ये बताइए ऐसा क्यों है, और उसके बाद समझूंगी क्या करें। नहीं मैम, पहला ऐसा ये है कि वॉर का टाइम चल रहा है, वॉलेटिलिटी का टाइम है, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। एक बुक बहुत अच्छी लिखी गई थी रे डालियो की, और उन्होंने बताया था कि हर कुछ सालों में, 100 सालों में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है। पहले जो है फ्रेंच जो है रूल करते थे, उससे पहले कोई और रूल करते थे, धीरे धीरे फिर लास्ट पिछले 80 से 100 साल से यूएस इज द बिगेस्ट सुपर पावर। अब ये वो टाइम आ रहा है जहां पे यूएस हिल रहा है, तो अगली सुपर पावर यूएस ही रहेगी या कौन होगा, ये चेंज हो रहा है। अब जब ऐसा होता है तो प्रेशर जो है वो गोल्ड पे इसलिए आता है क्योंकि गोल्ड एक सार्वजनिक एक्सेप्टेड मनी का मीडियम है। आप मेरी करेंसी, इंडिया की करेंसी लेके जाइए, ठीक है, फ्लाइट में बैठिए, 5 घंटे बाद आप वहां पहुंचने वाले हैं, देयर इज अ चांस कि इस 5 घंटे में नोटबंदी हो जाए, या देयर इज अ चांस कि कंट्री में कुछ बहुत ऐसा गड़बड़ हो जाए जिससे करेंसी की वैल्यू 0 हो जाए। तो आप उड़े यहाँ से, आप यहाँ लैंड किए, आपके पास 100 रुपए, वो 100 रुपए रद्दी भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, पर वही 100 ग्राम आप गोल्ड कैरी करिए, यहाँ से उड़िए, यहाँ तक जाइए, वही भाव मिलेगा। अब ये यहाँ आप यूएस चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, जो 192 देश है सब में कहीं भी चले जाइए, माँ ने चूड़ियां बनवानी है या दोस्त ने कही है कि कुछ सेट बनवाना है, तो सवाल ये अक्सर होता है कि अभी रुक जाऊं और नीचे आएगा सोना, क्या करें वो फ्रेंड्स। मैम मेरे को एक आदमी बता दो, खासकर भारत में 30,000 टन सोना है हमारे घरों में, 30,000 टन, सर उतना यूएस के ट्रेजरी में नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने गोल्ड बना के, चेन बना के, रिंग बना के बेचा हो,
सदियों का चलता है मामला। बिल्कुल। मेरी दादी का सेट है, वो दादी भी बोलती थी मेरी माँ का सेट है। ये हमारे यहाँ परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ कोई गोल्ड की ज्वेलरी बनी है तो आपने तोले के पीछे 5,000 रुपए सस्ती बना ली या 5,000 रुपए महंगी बना ली, क्या परवाह कर रहे हो? क्यों परवाह कर रहे हो? अगर आपको 1 तोले की चेन बनानी है 10 ग्राम की, आज 1,25,00,000 का रेट चल रहा है कि 1,30,000 का चल रहा है कि 1,20,000 का चल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 10 साल बाद? क्या फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन में इससे? लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते, तो वो समझते भी शॉर्ट टर्म में ही है। उन्हें ये वहाँ लगता है क्यों? 1 महीने बाद अगर आप रेट बेचने डाउन वाले हो हो क्या गया। वो गोल्ड चेन? क्वेश्चन एक ही पूछो ना आप इस गोल्ड चेन का। मैं ये गोल्ड चेन मैम पिछले कितने सालों से पहन रहा हूँ। जब खरीदी थी तो शायद ये 20 ग्राम की चेन आई, कुल मिला के ही 70-80 हजार की आई होगी। आज 20 ग्राम की चेन कितने की होगी? 2.5 लाख की चेन पहन के बैठा हुआ हूं। तो कौन सा मैं जाके बेच रहा हूं? इट्स लाइक सेइंग कि आपने घर लिया था 1 करोड़ का, वो 3 करोड़ का हो गया। आप खुश हो जाओ, पर होने कुछ नहीं वाला। आप कौन सा उसका बाथरूम बेच दोगे, बेडरूम बेच दोगे, हॉल बेच दोगे? कौन सा मैं चेन में जाके बोलूंगा यार 5 ग्राम कम करके मेरे को पैसे दे दे? These are assets which are made for life. They are made for long term. तो अगर आज आपको किसी के लिए गोल्ड चेन बनानी तो कोई रिक्वायरमेंट होगी। आपकी बहन की शादी आ गई, अब बोलो नहीं यार शादी तो परसों है, जरा 2 दिन वेट कर लेते हैं, परसों वाले रेट पे करेंगे। अब परसों रेट हो गया जी 20,000 रुपए ऊपर अचानक से, अब सरदर्द हो गया यार, बाद में दे देते हैं। तो ऐसे तो हो नहीं सकता ना, जिसकी जब जरूरत है। और मैम गोल्ड आज तक कभी किसी को सस्ता लगा ही नहीं है। जब गोल्ड 25,000 था तब भी महंगा था, 40,000 हुआ तब भी महंगा हुआ, 60,000 था तब भी महंगा ये तो था। आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं। जब 7,000 था तब भी महंगा मेरे को था। याद है मेरे फादर ने मुझे फर्स्ट टाइम जब गोल्ड दिलाया था अर्ली 90s में, तब 4,000 रुपए का था। 4,000 मुझे याद है मेरी शादी पर 9,000 था। जस्ट इमेजिन। तो आप ये देख हर बात, और उस टाइम पे सब बोलेंगे महंगा है महंगा है महंगा है महंगा है। गोल्ड का फितरत है। और आपने बोला गोल्ड हिलता है, गोल्ड क्रैश हुआ है, पहले भी क्रैश हुआ है, पास्ट में भी 50% नीचे आया है, पर ज्यादा बार नहीं आया, एक आधी बार आया है। और वो वॉर के इफेक्ट के टाइम होता है, तो वॉर का इफेक्ट चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन संजय जी, उन व्यूअर्स के लिए तो आपको बताना पड़ेगा, बेचारे रुके, इंतजार करें या जाके खरीद लें, क्या भी और नीचे आएगा? देखिए अगर आप मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा कोई व्यू नहीं है गोल्ड पे। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं गोल्ड चेन बना रहा हूं या कुछ कर रहा हूं या गिन्नी पकड़ के घर पे रख दूंगा, मेरे को नहीं पता आप कब, आज भी खरीदिए, कल भी खरीदिए, परसों भी खरीदिए, जब मन करे तब खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तक आप उस चीज को बेचने नहीं वाले हो तब तक वो आपका लॉस नहीं है। अगर आप उस चीज को बेचने वाले हो तो लॉस है, तो आप बेचने नहीं वाले तो क्यों सोच रहे हो? और अगर बेचने ही वाले हो 6 महीने में, तो गोल्ड एसेट ही नहीं है खरीदने के लिए 6 महीने के लिए। आप एफडी करो, बॉन्ड ले लो, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। ये बात अगर हमारे भारतीय लोग समझ जाएंगे ना, तो उनका पैसे के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा कि जितना आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है उतना आप वॉलेटाइल एसेट से दूर रहो। जितना आपको छोटे समय के लिए निवेश करना है, आपको 6 महीने के लिए करना है, 12 महीने के लिए करना है, 18 महीने के लिए करना है, आप एफडी में करो, बॉन्ड्स में करो, आप क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड फंड्स में कर दो, म्यूचुअल फंड, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में कर दो। इक्विटी में तब घुसो या वॉलेटाइल एसेट में तब घुसो जब आपका व्यू 3-4 साल से ऊपर का है। पर उल्टा होता है जी। और मैंने आपको बता दिया 3 तरह के निवेशक होंगे, एक डिसिप्लिन होगा, एक लक्की होगा, एक अनलक्की होगा। अब बाकी फिर लक है, आपने आज गोल्ड खरीदा, 6 महीने बाद वो 10% बढ़ गया, वो आपका लक है, वो मेरे लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप किस तरह का एसेट गोल्ड को मानते हैं? लॉन्ग टर्म, एंड इट इज एन एसेट जो शॉक्स को झेलने की ताकत रखता है, यानी कि संकट में काम आने वाला। हाँ, संकट मोचन है वो। अभी लगता है कि आने वाले समय में, अभी तो नीचे आ रही हैं कीमतें, फिर हाई होने जा रही हैं गोल्ड की, लगता है आपको? देखिए सेंट्रल बैंक जब तक हमारी मम्मी की तरह करेगा, हमारी मम्मी ने कभी भाव देख के खरीदा था? आप अपनी मम्मी को याद, कभी उन्होंने भाव देख के खरीदा? उनको गोल्ड चाहिए मतलब चाहिए, चाहिए, यस। मेरी मम्मी ने गोल्ड चाहिए मतलब चाहिए। अब मेरे को नहीं पता 20,000 रुपए तोला है या 2 लाख रुपए तोला है। बिल्कुल। जब तक दुनिया के सेंट्रल बैंक हमारी मम्मी की तरह बिहेव करेंगे तब तक गोल्ड ऊपर जाएगा। और गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी, और कोई ऑप्शन मुझे बता दो कि कोई रिजर्व करेंसी बन सकती है चीज। जब पूरी दुनिया में गोल्ड को मान्यता है, पूरी दुनिया जो है डॉलर सिस्टम से अलग होने की कोशिश कर रही है कि ये निर्भर ना रहना पड़े इस हीरो पे जो आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है, परसों कुछ और बोलता है। तो उस चक्कर में लोग अपनी निर्भरता हटाना चाहते हैं डॉलर से, जिस वजह से वो डॉलर गोल्ड की तरफ मुड़ रहे हैं। बैंक को इस समय किस सिचुएशन में आप देख रहे हैं? एचडीएफसी ने जिस तरह से इन्वेस्टर्स को और अपने कस्टमर्स को डराया है, ये क्या किस तरह का ट्रेंड है? क्योंकि अब जो एक मिडिल क्लास है या जो एक सामान्य कस्टमर है किसी भी बैंक का, उसके अंदर तो अजीब सा डर है संजय जी। ये किस तरह का ट्रेंड इस वक्त हम बैंकों में देख रहे हैं? क्या भरोसा करें इन बैंक्स पर? मैम मुझे एक बात बताइए, इतने सालों की हिस्ट्री है हमारे देश की बैंकिंग की, कितने बैंक्स डूबे हैं आज तक? कितने नाम याद है आपको? बहुत कम। बहुत कम।
और अगर डूबते भी हैं तो सरकार उनको किसी के साथ मर्ज कर देती है, कुछ मैनेज कर लेती है। यस बैंक डूबने की कगार पे था, फिर भी बच गया। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स थे, जब कुछ उनके साथ परेशानी होती है सरकार मैनेज कर लेती है। 5 लाख रुपए तक की एफडी सरकार आपको कहती है कि अगर कल को बैंक डूब गया तो हम आपको दे देंगे पैसे वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गारंटी है। अब भारत देश में अगर आप बहुत ही डरते हो, आपको लगता है जी बैंक कुछ भी हो सकता है, तो 40 तो बैंक है ही हैं। अगर हर बैंक में भी आप 5 लाख की एफडी कर दो तो 2 करोड़ रुपए हो गए। तो कर दो 40 बैंक 5 लाख रुपए की एफडी, कभी आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए, हम है ना जिंदगी को कोई रेयर इवेंट से जो है मेजर नहीं कर सकते। अगर न्यूक्लियर गिर गया, कल को न्यूक्लियर गिर गया तो आपके पैसे किस काम आने वाले, वैसे बताओ? बोलो न्यूक्लियर गिर गया तो सर 50% मार्केट गिर जाएगा। अरे न्यूक्लियर गिर गया तो तुम बचोगे ही नहीं। काय का मार्केट, क्या करना है उस दिन तुम्हारे को पैसे का? पर अगर उस दिन बच गए तो अगर इमरजेंसी फंड है तो काम कर निकल जाएगा तुम्हारा। सो एवरीथिंग जब आप कैलकुलेट करते हो, वर्स्ट केस के लिए एक सिनेरियो बना देते हो। ठीक है जी, मैंने 4 बैंकों में पैसा डाला, चारों तो एक साथ नहीं जाएंगे, तो आप 4 की जगह 6 में कर दो, 7 में कर दो, खुश ही रहो। उठाओ कैश, घर पे रख लो, खुश रहो। तो अगर न्यूक्लियर गिर गया तो क्या गोल्ड में एसआईपी कर ले? देखिए मैम, मैंने अभी तक ऐसा कोई सिमुलेशन नहीं किया कि अगर न्यूक्लियर गिर गया तो क्या किया जाएगा। बस मेरा तो एक ही सिमुलेशन है कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और उस दिन के लिए एटलीस्ट 6 महीने के लिए अपने पास एक फंड हाथों हाथ रेडी होना चाहिए कि कल को कुछ हो गया तो अपन मैनेज कर सके। छोटा निवेशक हालांकि कितना गोल्ड कम से कम अपने पास रखे? 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो 1,000 रुपए तक की एसआईपी आप गोल्ड में कर सकते हो। गहने खरीदने फायदेमंद है या हार्ड गोल्ड? 3 चीजें हैं इसमें। या तो आप गिन्नी खरीद सकते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं वो ब्रिक कहते हैं, या फिर आप बुलियन यूज होता है। सेकंड है आप गहना खरीद सकते हैं। थर्ड है आप डिजिटली ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप छोटा पैसा डाल रहे हैं, यानी आपको 500 रुपये 1,000 रुपये डालना है, तो इट इज़ बेटर आप जो है ईटीएफ के माध्यम से करें। पर अगर आपको लगता है नहीं गोल्ड मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, तो गिन्नी रखे। बोले आपको नहीं यार गोल्ड के साथ मैं ऐसा कुछ हो जाए पहन भी लूं, हाँ, ठीक है, मैं तो खरीदते वक्त हाँ, यही सोचती हूँ। तो उसमें ना ऐसी ज्वेलरी खरीदिए जिसमें मेकिंग सबसे कम हो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम हैवी स्टोन वाली या फिर जो वो कलाकारी वाली जितने होते हैं नाम होते हैं वो सब खरीद लें। उसमें क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, इंट्रिकेट काम होता है। तो इंट्रिकेट काम जब आप किसी चीज का खरीदते हो तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आपकी पर्पस सिंपल ये है कि यार कोई ज्वेलरी भी हो और गोल्ड भी हो, तो नॉर्मल सिंपल गोल्ड चेन हो गई, गोल्ड रिंग हो गई, गोल्ड बैंगल हो गया, बेसिकली कम जब आप मेकिंग चार्जेस लोएस्ट पॉसिबल हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट प्लस एक ऑर्नामेंट की तरह काम कर सकता है। फिर इसके लिए तो ज्वेलर्स को समझाना पड़ेगा, उनसे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, पड़ेगी, आपका अधिकार है, आपका कि पैसा भाई आप जो है मेकिंग चार्जेस कम से कम मैडम ले। आज है ना, अगर कोई संतरा भी मंगा रहा हो ना, संतरा, तो जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट तीनों पे भाव देखता है बिल्कुल कि भाई कहाँ मेरे को 2 रुपए बच जाए। तो आप अगर 2-2, 3-3 लाख रुपए का गहना लेने जा रहे हैं तो 3 दुकान घूम लो भाई, क्या परेशानी है? मतलब कुछ तो, अगर 1,000 रुपए भी बचा लिए तो फायदेमंद हो जाएगा काम। बिल्कुल। चलिए अब सोने से जमीन पर आ जाते हैं, और जमीन से जुड़े लोगों के लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे संजय जी? जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए अक्सर कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोना बेच दो, ये कितनी सही एडवाइस है? मैम ये ना मैथमेटिक्स करना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक निवेशक आया, वो बोले कि सर ये ऐसे जमीन है। मतलब जब भी जमीन आपके पास पड़ी है या आपको खरीदनी है, तो आपको ऑब्जेक्टिवली, ऐसा नहीं यूफोरिया में नहीं, कुछ लोग यूफोरिया में काम करते हैं और देख देख कल डबल हो जाएगा, परसों ट्रिपल हो, ये सब नहीं होता कभी। वही है, फिर आप डिसिप्लिन, लकी अनलकी में हो, ठीक है। अब वापस इसका भी उदाहरण देता हूं मैं आपको। 2012-13 से लेके 2022 तक, मैं नोएडा की भी बात कर रहा हूं, मैं बॉम्बे की भी बात कर रहा हूं, प्राइसेस वर ऑलमोस्ट फ्लैट। आपको भी याद होगा 2012-13 से लेके 2021-22 तक रियल एस्टेट के प्राइसेस में बहुत ज्यादा कोई उल्टा परेशानियां थी। वो आ गया जी, आपका डिमोनेटाइजेशन हो गई, जीएसटी आ गया, रेरा आ गया, कोविड आ गया, तो प्राइसेस, कई बिल्डर्स तो भाग गए, और कई तो 90% फटे हैं जी। मैं जानता हूं, मैं तो नोएडा में ही काम करता था उस टाइम, तो मेरे को आइडिया है, मैं रियल एस्टेट में ही था। तो कितने वो आने वाले हैं जी, इसका कमर्शियल आने वाला आया ही नहीं, इसका रेजिडेंशियल आने वाला आया ही नहीं। एक बहुत बड़ा नाम 100 क्या कहते हैं 1200 एकड़ का एक टाउनशिप लेके आ रहे थे, नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे, ठीक है। अब वो भी तो एक दौर था ना, उसमें भी तो निवेशक था। अब क्या हुआ, 2022 से लेके 2025 तक भाव डबल ट्रिपल 4 गुना हो गए। तो अब लोगों के माइंड में क्या है कि रियल एस्टेट का भाव 3 साल में 4 गुना होता है, और जिसने 2012 में खरीदा था उसके माइंड में क्या है, रियल एस्टेट का भाव 15 साल में 4 गुना होता है।
समझ गए? बिल्कुल। ठीक है, अब आया अनलक्की, वो आ गया 2024 में, उसने कोई जमीन वमीन खरीद लिया 25 के मिड एंड में खरीद ली। अब वो सर पकड़ के बैठा, बोले यार तो भाव तो छोड़, बिकती नहीं है यार ये तो, मैं तो 4 जमीनें ली थी, मैंने सोचा 3 जमीन बेचूंगा, प्रॉफिट में चौथे के पैसे दे दूंगा। अब वो फंस गया। यही कैलकुलेशन होती है मैं यूजुअली। जानता हूँ मैडम, क्या करे, वो जिंदगी निकल गई है, सब जिंदगी, मतलब 20 साल हो गए मेरे को लोगों का बिहेवियर चेक करते हुए, देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स करते हुए। आई वर्कड इन रियल एस्टेट फॉर 16 इयर्स, तो मुझे पता है लोग कैसे सोचते हैं। 4 पर्चियां लेंगे, ठीक है जी, 1 करोड़ है मेरे पास, तो 25-25 लाख की 4 पर्चियां लेंगे, और ये जी 25 लाख में मैंने 2.5 करोड़ की जमीन ले ली, और 2.5 करोड़ जो है अगले महीने तक 3 करोड़ हो जाएगा, तो 50 लाख यहाँ से प्रॉफिट, 50 लाख यहाँ से प्रॉफिट, 50 लाख यहाँ से प्रॉफिट, मिला के 1.5 करोड़ की यहाँ जमीन ले लेंगे। लेकिन संजय जी ये चीज बताइए आप, ये जमीन में जब तेजी आती है इसे कैसे समझे, और बहुत ये simple आती है, क्यों है, बहुत और वो simple है। हमें मान लीजिए अगर कोई जमीन लेनी है तो हम इसको कैसे समझे कि मैं कहाँ की जमीन लूं और कब लूं, इन मैम, वेरी सिंपल वे। पहले ब्रॉड साइकिल को समझना होता है। जब भी मार्केट्स मूव होती हैं, सबसे पहले इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म करती हैं। अब सन 2020 से लेके, कोविड के बाद से लेके 2022 तक स्टॉक मार्केट्स ने भयंकर परफॉर्मेंस दिया, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस दिया। लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ, शेयर्स खरीद के शेयर्स बेचे। अब क्या होता है, डर लगता है, बड़ा पैसा लोग स्टॉक मार्केट में रखने में डरते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है, वो नीचे भी आ सकता है। तो वो सोचते हैं यार अब कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है जी, अब कुछ खरीद लेते हैं जी। तो अब क्या खरीदेंगे? अब ऐसी चीज खरीदेंगे जो रोज हिले ना प्राइस में, तो वो क्या है? रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट में पैसा मूव किया। दूसरा जो इंडिया में बहुत बड़ा जंप आया, वो था कि 2021, 22, 23, 24 में बहुत सारे यंग फाउंडर्स को एग्जिट मिला, उनकी कंपनियां या तो बिक गई या उनकी लिस्टिंग हो गई, तो उनके पास बहुत पैसा आ गया। जैसे ओला इलेक्ट्रिक में फाउंडर के पास 600 करोड़ रुपए आया। फाउंडर ने जब अपने शेयर्स बेचे, 600 करोड़ रुपए आया। भाई एक आदमी के पास 600 करोड़ आएगा मैम, 100 करोड़ का घर लेगा ही लेगा वो, तो उससे भाव बढ़ जाते हैं फिर इस तरीके से। तो ये दूसरा साइकिल था। तीसरा होता है कि वो लोकेशन कैसी है, उसका कितना ग्रोथ हो रही है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे नोएडा के ग्रोथ के बारे में, कि पहले क्या था, 10 साल पहले अगर समझिए वहां पे क्राइम था, इशू था, लोग डरते थे, वर्सेस आज क्या, अगर आज वो इजी हो गया है तो रेट भी हाई तो हुए, रेट ऑब्वियसली हाई होगा। वो तो रेट हाई हुए क्योंकि स्ट्रक्चरली सिटी बेटर हो गई है, ठीक है, वहां पे अच्छे कंपनीज आ गई हैं, सैमसंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया, मल्टीनेशनल बहुत बड़ी, उन्होंने अपने सेंटर्स चालू कर दिए, तो इससे डिमांड आती है, भाव ऊपर बढ़ता है। तो ये तीसरा है। तो पहला है इक्विटी मार्केट का साइकिल आपको चेक करना होता है, उसको वो फॉलो करता है। बट ये उल्टे पैर भी तभी दौड़ता है जब इक्विटी मार्केट खराब होती है, और इक्विटी मार्केट खराब हुए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो अब आप देखेंगे कि रियल एस्टेट में गिरावट तो नहीं आएगी, पर फ्लैट हो जाएगा। रियल एस्टेट में प्राइस करेक्शन नहीं आता, रियल एस्टेट में टाइम करेक्शन आता है। मतलब एक जमीन जो 1 करोड़ में मिल रही थी, अब वो अगर नीचे नहीं गिरेगी, 90 लाख की नहीं मिलेगी, कोई डिस्ट्रेस पे तो अलग बात है, बट वैसे 90 लाख की नहीं मिलेगी, 4 साल बाद भी आपको 1 करोड़ की मिलेगी। तो इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं, कि टाइम तो 4 साल बीत गया पर भाव नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हमें खुद को अमीर दिखाना है तो सोना खरीदें या जमीन? खुद को अमीर दिखाना है मैम, उधार मत लें, बस सिंपल सी बात है। अमीर आदमी वो है जो उधार में नहीं है। अगर आप उधार में नहीं हो तो आप अमीर हो, फिर दिखाने की जरूरत ही क्या है? हमारे बॉम्बे वालों की तरह चलो मैम, कोई पता नहीं चलता, बरमूडा पहन के घूम रहा होता है, 1000 करोड़ का आदमी होता है। तो दिस इज हाउ यू शुड बी। अगर आप कुछ दिखा रहे हो, वो कहते हैं ना, टू शो दैट यू आर रिच इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। अगर आपको तेजी से पैसा गंवाना है ना, तो आप दिखाना चालू कर दो बहुत अमीर हो। अच्छा एक चीज और बताइए संजय जी, अगर जमीन में पैसा लगाना है तो कॉमर्शियल खरीदें या एग्रीकल्चर लैंड खरीदें या घर में पैसा लगाएं, क्या खरीदें? देखिए, पहले है आप घर की बात करते हैं। अगर आप घर परचेज करना चाहते हैं सेल्फ लिविंग के लिए, तो उसको एसेट की तरह मत देखें। नहीं, अगर एक घर है और एसेट के तौर पे खरीदना है, तो एसेट के तौर, अब उससे उम्मीद क्या है आपकी? पहला क्वेश्चन ये। देखिए, आप जब एसेट करते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें 2 उम्मीदें हो सकती हैं। एक है कि मेरे को पैसिव इनकम आए, महीना महीना कुछ आ जाए, और एक है उसकी ग्रोथ हो। अब हम तीनों एसेट क्लासेस पे आते हैं जो आपने मेंशन किया। सबसे पहले आपने मेंशन किया अपार्टमेंट। अपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम है, एक आपके रहने के लिए ले लिया, चलो ठीक है, वो तो समझ आ गया। अपार्टमेंट में रेंटल यील्ड छोटा है, और अपार्टमेंट जब पुराना होता है ना, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कोई नया कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बेटर एमिनिटीज, बेटर फैसिलिटीज, तो उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चरली, अच्छा, उसमें अपकीप महंगी होती है, आपको मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है, कभी कभी आपका किराएदार होगा ही नहीं, ब्रोकरेज लगता है, बहुत परेशानी है, ठीक है। 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एज अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो आप रह नहीं रहे हो, आपको कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता। एसेट नंबर 2 है कमर्शियल शॉप, वेयर हाउस। इसमें आपको फायदा क्या है? इसमें आपको एक मंथली कंसिस्टेंट रेंट आता है। अब कमर्शियल में आता है ना आदमी, तो 3-6 महीने 12 महीने के लिए नहीं आता, 5 साल के लिए आता है, 10 साल के लिए आता है, तो वो इस तरीके से लेता है।
और एक औसतन हमने देखा है कि कमर्शियल एक अच्छे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, जब वो भर जाता है तो उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, सब भर गया एकदम तैयार हो गया, तो भरे हुए कमर्शियल का भाव बढ़ जाता है। ठीक है, भरे हुए कमर्शियल का भाव बढ़ जाता है। औसतन मैंने देखा भारत में, अगर आप 10 साल के लिए कमर्शियल होल्ड करते हो, मोटा मोटी उसकी वैल्यू दोगुना हो जाती है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ में खरीदा तो 10 साल बाद 2 करोड़ तो जनरली मैंने देखा है हो जाता है, जल्दी भी हो सकता है, पर एक वर्स्ट केस। अब 10 साल में 2 गुना हुआ तो उसका रिटर्न हो गया 7% पर एनम कंपाउंडिंग। प्लस अगर आपको 5-6% का भाड़ा मिल गया तो यानी आप 12-13% तक का रिटर्न निकाल सकते हो कमर्शियल में। तीसरा आपने पूछा जमीन, एग्रीकल्चरल। इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, ये कंप्लीटली आप कर पाते हो, आपको मार्केट समझ आती है, आप लिक्विडिटी होल्ड कर सकते हो। कल को अगर मार्केट 3-4 साल के लिए बैठ गई तो आप चिंता ना करो। वो जगह को आइडेंटिफाई करना, कहीं कोई आपको वो जैसे आपका खोसला का घोसला ना हो जाए कि कोई चिपका गया गलत जमीन, आपको कोई ब्रोकर जी हाँ हाँ ही करके आपको चूना लगा गया, ये अब आपको देखना है। दिस इज ऑल यू हैव टू सी। इट इज अ वेरी हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी बट इट हैज हाई रिटर्न्स आल्सो, बट इट हैज लो लिक्विडिटी। यानी कि रिस्क हाई है, रिटर्न्स के पोटेंशियल भी हाई हैं, और लिक्विडिटी कम है। यानी कि आपने एग्रीकल्चरल जमीन खरीद ली तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बिक जाएगी, आपको अगर पैसे उसमें से बाहर निकालने हैं तो आपको समय लग सकता है। तो ये आपको नेचर समझना है। आप देखिए, आपको यूजुअली हम लोगों को देखते हैं लोन लेकर जमीन लेते हैं, ये कितना सही है? मैम ये टोटली डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक्टिव इनकम है, फॉर एग्जांपल मेरी महीने की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, मुझे एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ गया, मैं उसको खरीद पा रहा हूँ, मुझे समझ आ गई, लीगली मैंने चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, और मेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है जल्दी, और मेरे को पता है मैं थोड़ा डाउन पेमेंट करूंगा, 30,000 रुपए महीने की किस्त में ये मेरे को जमीन मिल जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है जी? 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, 30,000 की किस्त है, मैं ले लेता हूँ, कोई चक्कर नहीं। लेकिन आप ये बताइए किन चीजों का हम मेन ध्यान रखें संजय जी जब भी कोई लैंड परचेज करें या लैंड में इन्वेस्टमेंट करें? मैम देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अगेन टिप पे मत जाइए, ओ जी यहाँ से सड़क कट जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा। सबने जेवर एयरपोर्ट और न्यू मुंबई एयरपोर्ट पिछले 25 साल से बेच रहे हैं। मैं बॉम्बे से हूँ, नवी मुंबई एयरपोर्ट पनवेल में आएगा, के पास आएगा, ये बात मैं 25-30 साल से सुन रहा हूं, अब जाके खुला है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो टाइम लेते हैं आने में, उनके प्लानिंग बहुत पहले हो जाती है, पर आते 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 बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके हाइप में मत जाइए, प्योर हाइप में मत जाइए, ओ जी ये हो जाएगा। तो आप देखिए, अयोध्या में लोगों ने अनाप शनाप भाव में जमीन खरीदी, अब परेशान है, पछता रहे हैं। आपको देखना है ना कि वो जमीन जो मैं खरीदा हूं वो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, पर जिसने 2017-18 में अयोध्या में जमीन ली उसके बारे में आ रहे हो गए, क्योंकि तब किसी को पता ही नहीं था यहां श्री राम मंदिर आने वाला है कि नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बेट होता है, और बेट आप थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। बेट के साथ कैलकुलेशन भी होती है। बिल्कुल, आप ऐसा, अगर आपकी बेट उल्टी पड़ जाए तो ऐसा ना हो आपका घर बिक जाए, आप वो ध्यान रखिए। पता चला आपने घर पे जी 2 करोड़ का उधार लिया हुआ है, और वो उधार से आपने जमीन ली हुई और आपके पास इनकम ही नहीं है। आपने सोचा था कल इनकम 2 करोड़ की लूंगा, 6 करोड़ की बिकेगी, 4 करोड़ घर लेके जाऊंगा, हा ही तो हो गया आपका काम। लेकिन क्या समझते हैं आप, किराया भरना ज्यादा सही है या ईएमआई? देखिए, टोटली डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर। इसको ना आप एक घर को एक एक्सपेंसिव परचेज की तरह देखिए। जैसे फीमेल्स को हैंडबैग बड़ा पसंद है, ठीक है, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद होगा। तो उनको एक शौक रहता है, यार मेरे पास एक गुच्ची का हो या ये हो। अब वो हमें, मतलब मार्केट को पता है वो 4-5 हजार की बनी हुई चीज 2.5 लाख में बिकती है, पर लोग लेते हैं। गलत है, सही है, कोई, मैं आई एम नो वन टू गिव अ डिसीजन ऑन दैट, बट क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हो उसको, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है महीने की, और अगर आप ऐसा कोई घर लेते हो जिसमें ईएमआई, मेंटेनेंस, बिजली का बिल, ये सब मिला के 40,000 आपका जा रहा है महीने का, तो आप खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप ये सोचो कि जी मैंने एसेट खरीदा है, तो वो गलत है। एसेट वो उस दिन बनेगा जिस दिन आप उसको बेचोगे, और 2 करोड़ का बेच के 1 करोड़ का कुछ लोगे तो बचा हुआ 1 करोड़ एसेट होगा। प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक कि मैं घर को एसेट की तरह देखूं, घर को एक एक्सपेंस की तरह देखो, और आप एक्सपेंस वही करते हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, बस। क्या लगता है आपको, चीनी करेंसी यूएस डॉलर को चुनौती देगी? बिल्कुल। और वो लोग जो यूएस करेंसी में डील करते हैं या चीनी करेंसी में डील करते हैं, युआन में, उन्हें किस में डील करना चाहिए, किस में डील करना आप समझदारी मानते हैं? देखिए मैम, वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री की कितना दबदबा है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान और चाइना का जितना मेरे भी 2 सवाल हैं। ईरान और चाइना का जितना भी ट्रेड होता है वो चाइना युआन बैक्ड ही होता है, और वहां पे एक पैक्ट है कि तुम मुझे तेल दोगे, मैं तुम्हारे को ये दूंगा, और उसकी जो बेस करेंसी है वो युआन है। तो जब ईरान चाइना से तेल खरीदता है तो युआन में खरीदता है, चाइना जब उसको तेल बेचती है युआन ले लेती है उससे। सो पॉइंट इज कि कंट्री के बीच में क्या, जैसे रूपी रूबल ट्रेड हुआ था बीच में, आपने नोटिस किया होगा,
तो रुपी रूबल हमने पूरा सिस्टम ही बाईपास कर दिया था क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हुए थे। कंट्रीज को ये समझ आ गया है कि अगर हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ डॉलर पे रहेगी तो किसी भी दिन हम पे सैंक्शन लगेगा, हमारा पैसा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया का फ्रीज कर दिया गया था ओवरनाइट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों कर दिया गया जी? क्योंकि आप को हमने मना किया था वॉर मत करना, आपके पास हमारा पैसा पड़ा था तो हमने बोला तू वॉर बंद कर, नहीं तो मैं पैसे नहीं दूंगा। ये क्या बदतमीजी हुई यार? पैसा उसका था, तुमने एज अ कंट्री बोला था कि मेरे यहाँ रख दो, सेफ है। तो सेफ का मतलब तो यही होना चाहिए ना, जब मुझे चाहिए मुझे दो पैसे मेरे। अब तुम्हारे मुताबिक मैं नहीं चल रहा तो मेरे पैसे रोक लोगे? तो वहां से घंटी बजी लोगों की कि भाई ये तो कभी भी गुंडागर्दी करके पैसे रोक लेगा। तो क्या चीज है जो मैं कर सकता हूँ? वो है गोल्ड। गोल्ड पे आ गए सब। तो अगला जो आपका क्वेश्चन था मेन, वो ये था कि युआन कैन बिकम, बट अभी भी देखिए ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में होता है। पेट्रो मतलब खासकर क्रूड में तो ऑलमोस्ट 90-95% डॉलर में होता है। यूएस डॉलर इतना इजी नहीं होगा पूरे शेयर सिस्टम को शिफ्ट करना, और एक वहां बैठा आदमी जो इंश्योर कर रहा है कि ये लोग चलते रहे मेरे कहने पे, मैं ठोक दूं सबको, तो क्लैरिटी नहीं। बट अगर कोई कर सकता है तो वो चाइना का युआन। मतलब आपको लगता है आने वाले समय में वर्ल्ड करेंसी युआन बन सकती है, वो डॉलर को Not- चुनौती not दे very सकती है? चुनौती दे सकती है, बट नॉट वेरी क्विकली। इमीडिएट ऐसा नहीं है कि अचानक से एक रात उठेंगे अगले दिन युआन में काम कर रहे होंगे, वो नहीं होगा। ग्लोबल करेंसी बनने के लिए बहुत बड़ा वर्चस्व चाहिए। आज ग्लोबल करेंसी क्यों है यूएस डॉलर? क्योंकि वो $1 ट्रिलियन आर्म्स में खर्चा करते हैं। उनको पता है, किसी सबको पता है इनके साथ लड़े तो एक बार तो ये फोड़ फाड़ के चले जाएंगे हमारे को। तो जाके प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं दूसरे देश के, जब मर्जी करता है, जब मर्जी करता है जाके बम फोड़ देते हैं किसी कंट्री पे। कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि किसने आवाज उठाई इनके अगेंस्ट, बताओ? कोई कंडेम नहीं कर पाया 100 कंट्रीज में, 100-200 कंट्रीज में इनको। सो वो माइट लाना, एंड ऑलवेज रिमेंबर माइट इज ऑलवेज राइट। जिसके पास ताकत है ना वो हमेशा सही हो जाता है, अपने आप ही सही हो जाता है। आखिरी सवाल जल्दी से लेना चाहूंगी, खर्चा रोजमर्रा का करना यूपीआई से सही है या कैश से? फर्क नहीं पड़ता टिल द टाइम आपको कंट्रोल हो, और इसलिए आपको 3 बैंकिंग अकाउंट सिस्टम पे चले जाओ। आपकी सैलरी अकाउंट से यूपीआई को मत लिंक करो। सैलरी अकाउंट से एक एक्सपेंस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो, उसको यूपीआई से लिंक कर दो। जिस दिन वो खत्म हो जाए वो महीना आपका खत्म हो गया। अब आपका वो महीना 20 तारीख को खत्म हुआ, 25 को खत्म हुआ, या पूरा महीना निकाल लिए, वो आपको चेक करना होगा। और उसके लिए बजटिंग करना बहुत जरूरी है कि आप दिन में कितना खर्चा करते हैं, कहाँ करते हैं, किस बात पे करते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। जेनजीज के लिए एक सवाल जल्दी से लेना चाहूंगी, किस तरह से अपना खर्चे का प्लान बनाएं, बजट कैसे बनाएं, और अपनी लाइफ को अच्छा चलाने के लिए क्या उनका बजटिंग सिस्टम होना चाहिए? मैम बजट से पहले ना अपनी प्रायोरिटीज लिखें लाइफ की, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि क्या चीज से उनको खुशी मिलती है। अब दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो बट आपको खुशी नहीं मिल रही इस बात से, तो फिर क्यों बाहर जा रहे हो? खुद का कुछ कर लो कहीं और। आपको किस चीज से आपको खुशी मिलती है पहले वो डिसाइड करो, उसके लिए बजटिंग करो कि मैं इतना पैसा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है ऋषिकेश जाना है जी, पर मेरे दोस्त नहीं मान रहे, वो तो कहते हैं रोज शनिवार को पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, तो मैं तो नहीं जाना चाहता, मेरे को ऋषिकेश जाना है। तो वो पैसा बचा के ऋषिकेश चले जाओ, 6 महीने बचाओगे, आप ऋषिकेश का ट्रिप मारोगे। व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू, पहले वो बात लिखो, और फिर उसके बाद बजट बना के अपना पैसे को अपनी खुशी की तरफ डाइवर्ट करो। थैंक यू सो मच संजय जी, Thank you, पॉडकास्ट 19 में आने के लिए, और बहुत शानदार डिस्कशन आपके साथ रहा। और मुझे उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को इस बातचीत से फायदा तब मिलेगा जब आप ये बताई गई सारी एडवाइस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं इस बातचीत से आपको अपनी प्रॉब्लम्स के कई सॉल्यूशंस और कई सवालों के जवाब भी मिले होंगे। फिलहाल इसके लिए इतना ही। बने रहिएगा पॉडकास्ट 19 के साथ, और अगर ये बातचीत अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगले गेस्ट भी लेकर आएंगे आपके लिए ऐसा ही कीमती खजाना बातों में।